बच्चों, कैसे हो आप सब। और कंग्रेचुलेशंस, आप लोग 7th क्लास से प्रमोट होकर 8th क्लास में आ गए हैं। और आज हम 8th क्लास का ही साइंस का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस। इन्वेस्टिगेटिव का अर्थात क्या होता है, कोई अगर बताना चाहे। इन्वेस्टिगेटिव का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ की क्या करते हैं, तहकीकात करते हैं, ठीक है। और एक्सप्लोरिंग का मतलब क्या होता है, जब हम किसी चीज़ की खोज करते हैं, किसी चीज़ के बारे में हम लोग समझ रहे हैं, उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसके बारे में जान रहे हैं, ठीक है। तो हमारे साइंस 8th क्लास का चैप्टर नंबर 1 है एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस। साइंस की दुनिया में जो भी हम लोगों की एक्सप्लोरिंग वाली चीज़ें हैं, जितनी भी तहकीकात हैं, हम उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये चैप्टर स्टार्ट होते ही आपको एक शब्द यहाँ पे देखने को मिलेगा, प्रोब एंड पॉन्डर। प्रोब का मतलब मैंने आप लोगों को जो नोटबुक बनाने को कही है वर्ड मीनिंग्स के लिए, न्यू वर्ड्स के लिए, तो उसमें पहला शब्द जो आज हम लोग डालने वाले हैं उसका मतलब है प्रोब। प्रोब का मतलब हम लोग यहाँ पे देते हैं कि प्रोब का अर्थात क्या होता है और पॉन्डर का मतलब क्या होता है। तो प्रोब का मतलब हम लोग देखें अगर, तो प्रोब का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ के बारे में खोजते हो, किसी चीज़ की आप लोग छानबीन कर रहे हो, कुछ उसके बारे में आप जांच पड़ताल कर रहे हो, उसको हम क्या कहेंगे, प्रोब। और पॉन्डर का मतलब क्या होता है, सोचना, ठीक है। जैसे आपने कोई भी एक्सपेरिमेंट किया और उसके बारे में आप क्या कर रहे हो, सबसे पहले आप एक्सपेरिमेंट करते हो, फिर उसका चिंतन करते हो, उसके बारे में सोचते हो। तो प्रोब का मतलब आप लोग लिख सकते हो क्या, जांच पड़ताल। और पॉन्डर का अर्थात का मतलब क्या मतलब पॉन्डर का मतलब क्या होता है, सोचना, या फिर आप उसके बारे में चिंतन कर रहे हो, आप उसके बारे में सोच रहे हो कि वो एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ, उसमें क्या क्या चीज़ें लगी, ये सब चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में देख रहे हैं। तो यहाँ पे आपका वेलकम किया जा रहा है, डियर यंग साइंटिस्ट, वेलकम बैक। ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ ईच चैप्टर you will find a set of questions. These are not meant for any exam, they are unique invitations to spark your curiosity to explore the world of science. अब देखो यहाँ पे वो बता रहा है कि हम इस चैप्टर में जो कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे, कुछ बातों के बारे में हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपके अंदर एक उत्तेजना जगाएगी, आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी, मतलब होता है कि आपके अंदर मोटिवेशन जागेगी, आपके अंदर जिज्ञासा होगी जानने की कि उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो क्यूरियोसिटी का मतलब हो गया क्या, जिज्ञासा। अब हम लोग देखते हैं, वाई इज़ वन साइड ऑफ अ पूरी थिनर दैन दी अदर। वो यहाँ पे पूछ रहा है कि जब आपने देखा होगा, जब हम लोग पूड़ी बनाते हैं तो उसमें एक साइड होती है जो थोड़ी सी मोटी होती है, हैवी होती है, और उसके ऊपर वाला जो पोर्शन होता है वो काफ़ी हल्का होता है ना। हम यही सेम चीज़ रोटी में भी देखते हैं। काफ़ी बच्चों, आपने छोटे बच्चों को देखा होगा कि छोटे बच्चे उसकी ऊपर की जो परत होती है रोटी की, उसको तो खा लेते हैं, और नीचे नीचे जो थोड़ा हार्ड होता है हिस्सा, उसको छोड़ देते हैं। हम तो बड़े हैं तो हम तो पूरी रोटी खाते हैं, लेकिन आप बच्चों को देखना कि वो जो ऊपर सॉफ्ट वाला पोर्शन होता है उसको खा लेते हैं और नीचे का छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे वही पूछ रहा है कि पूरी की जो एक साइड होती है वो पतली क्यों होती है। आर देयर मोर गेन्स ऑफ सैंड ऑन ऑल द बीचेस एंड डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड और मोर स्टार्स इन आर गैलेक्सी। वो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो हमारे जितने भी बीचेस होते हैं, डेजर्ट होते हैं, रेगिस्तान होते हैं, इन सब में क्या जो सैंड है उसके ज़्यादा ग्रेन्स हैं, या फिर हमारी गैलेक्सी में ज़्यादा स्टार्स हैं। इन सब क्वेश्चंस के बारे में पूछ रहा है। राइट फ्रॉम ग्रेड 6th वी ऑब्जर्व्ड अ इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स अराउंड अस। हम लोग वो बता रहे हैं कि कैसे हम लोग, जब भी हम 6th क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, हम लोगों ने काफ़ी तरीके के प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में पढ़ा कि हमारे पास वो कितनी ज़्यादा, कितनी ही प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, है ना। फ्रॉम डिफरेंट शेप्स ऑफ लीव्स टू मैनी काइंड्स ऑफ इंसेक्ट। आप लोगों को याद है, हम लोगों ने पढ़े थे, रेप्टाइल पढ़े थे, और हम लोग प्लांट्स में पढ़ते थे, श्रब्स पढ़ते थे, हर्ब्स पढ़ते थे, क्रीपर्स पढ़ते थे, है ना, जो रेंगते हैं ज़मीन पे। रेप्टाइल्स उन जानवरों को कहते हैं, उन छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को कहते हैं जो ज़मीन पर ही रेंगते, जैसे सांप हो गया, ठीक है, स्नेल हो गया। तो इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। इज़ देयर सच अ क्वेश्चन दैट मेक्स यू क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड। ऐसे ही कौन सा और क्वेश्चन है जो आपको इस धरती के बारे में, इस पृथ्वी के बारे में बहुत ज़्यादा जिज्ञासा आपके अंदर उत्पन्न करता है कि ऐसा हो क्यों रहा है। जब आप छोटे रहे होगे, आप लोगों ने 7th में रेन वाटर हार्वेस्टिंग पढ़ा, तब आपको पता चला कि कैसे बारिश हो रही है ना। उससे पहले क्या आपको पता था कि बारिश कैसे हो रही है, उस पूरा पूरा प्रोसेस क्या है।
हम लोगों ने वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा, हम लोग उससे सीखा कि कैसे हम बारिश के पानी को स्टोर करते हैं। वाटर साइकिल में हम देखते थे कि कैसे बारिश हो रही है, फिर हम उसको देखते थे रेन वाटर हार्वेस्टिंग में कैसे उसको स्टोर किया जा रहा है। तो ये सारा प्रोसेस जब तक आपने पढ़ा नहीं था तो आप इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा क्या थे, क्यूरियस थे। सेम चीज़ वो यहाँ पे बताना चाह रहा है आपको कि ऐसे ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होती है। ऑन आर जर्नी On our journey with curiosity into the world of science continues in grade 8. We hope you bring along the spirit of adventure and exploration that has guided us so far. In grade 6, we discovered how science begins with wonder, with simple why, and how questions about the world around us. वो यहाँ पे बता रहे हैं कि कैसे हम अपने आसपास की दुनिया को लेकर, अपने आसपास की चीज़ों को लेकर, कोई भी चीज़ हमारे मन में कोई भी क्वेश्चन आता है तो किस चीज़ से शुरू होता है कि ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हम लोग अपने साथ लेके चलेंगे और इस पूरी चैप्टर्स में पढ़ेंगे। इन ग्रेड 7th वी लर्न दैट साइंस इज़ ऑलवेज इवॉल्विंग। इवॉल्विंग का मतलब लिखिए आप सब अपनी नोटबुक में। इवॉल्विंग का मतलब क्या होता है, चेंज होते रहना, परिवर्तित होते रहना। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा कि साइंस जो होती है वो हमेशा परिवर्तित होती रहती है, चेंज होती रहती है। ठीक है, दैट ईच आंसर ओपन्स न्यू क्वेश्चन। हर आंसर से एक नया क्वेश्चन आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़ा कि जब हमारा वाटर होता है वो हीट होता है और उसकी जो वाटर वेपर्स होते हैं वो इवेपोरेट होकर ऊपर जाते हैं और उससे बारिश होती है। तो ये हमें एक आंसर मिला और उसी आंसर से हमें एक नया क्वेश्चन भी मिल गया। हमें क्वेश्चन क्या मिला कि ऊपर से जाके वो बादलों में रुक जा रहे हैं, तो बादल बादल ऐसा क्या कर रहे हैं कि बारिश हो जा रही है। आप समझ रहे हो, एक ही आंसर से हमें एक और क्वेश्चन निकल के आ जाता है। तो साइंस ऐसी ही है, उसका नेचर ही ऐसा है कि वो एक आंसर से, एक क्वेश्चन से मल्टीपल अपने वेज निकालती है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं एंड हाउ आर आइडियाज़ कैन स्लोली चेंज एज वी एक्सप्लोर डीपर। हम जैसे जैसे एक्सप्लोर का मतलब होता है खोज करना। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग अंदरूनी उसकी परख करते जाएंगे, खोज करते रहेंगे, हमें नई नई चीज़ें मिलती रहेंगी। बचपन में आप सिर्फ कुछ ही चीज़ें पढ़ते थे जी, लिविंग और नॉन लिविंग। धीरे धीरे करके आप लोगों ने पढ़ा जी बायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं, एबायोटिक फैक्टर क्या होते हैं। ये सब चीज़ें आप धीरे धीरे पढ़ोगे तो हर उसमें से छोटी छोटे पोर्शंस में से जो साइंस है वो आगे जाके बड़ी होके और बहुत सारे हमें चीज़ों के बारे में बताती है। इन ग्रेड 8 वी टेक द नेक्स्ट स्टेप एंटरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस वेयर वंडर एंड इवोल्यूशन कम टुगेदर टू फॉर्म अ हर्ट ऑफ हाउ साइंस वर्क। अब यहाँ पे इवोल्यूशन मतलब जो परिवर्तन हो रहा है वो, और वंडर यानी हमारा सोचना। जो परिवर्तन हो रहा है और हमारा सोचना, वो दोनों ही मिलके हम लोग क्या करेंगे, साइंस के बारे में समझेंगे कि साइंस आखिर काम कैसे करती है। We don't want you to just learn new fact, we want you to learn how to find new fact। वो बता रहे हैं कि हम सिर्फ ये नहीं चाहते हैं कि आपको हम पढ़ा दें और आप बस उन फैक्ट को याद कर लो, आप पे थोप दिए जाएं। नहीं, हम चाहते हैं कि आप अपने मन में वो चिंतन करो, आप अपने अंदर वो जिज्ञासा जगाओ कि आप नए फैक्ट्स को भी जानो, अपने आप ही खोजो। Investigation in science means more than just looking at something and asking only simple questions. Now you can ask more focused questions and design ways to perhaps do simple experiment to answer those questions and then use your observation to improve your understanding। वो यहाँ पे बता रहा है कि कैसे हम लोग नए नए क्वेश्चंस को देखेंगे यहाँ पे और उन क्वेश्चंस को, उन सिचुएशंस को परख कर आप अपना चिंतन खुद करोगे, आप अपने सवाल खुद बनाओगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके सामने एक पतीले में पानी गर्म होने रखा, उसके ऊपर मैंने एक प्लेट रख दी। अब आप देखोगे कि जैसे ही वो मैंने पानी का गैस बंद किया, पानी बहुत तेज़ उबल गया और ये सब मैं एक्सपेरिमेंट आपके सामने कर रही हूँ। ठीक है, वो पानी का गैस फिर मैंने बंद कर दिया और उसके बाद मैंने उसके ऊपर जो प्लेट रखी थी, जो लिड रखी थी, मैं उसको उठाती हूँ और देखती हूँ कि उस प्लेट पे की सतह पर भी कुछ पानी की बूंदें मुझे वहाँ दिख रही हैं। मैंने बस सिंपल ये एक्सपेरिमेंट आपके सामने किया और आपके ऊपर छोड़ दिया कि अब आप इससे अपनी समझ से खुद देखो कि आपको इससे क्या समझ आ रहा है, आप इससे क्या समझते हो। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, अपने आप को क्वेश्चन कर रहे हो, उस पूरे एक्सपेरिमेंट को समझ रहे हो कि हम क्या कर रहे थे। एक बर्तन लिया था, उसको नीचे से हीट दे रहे थे, फिर क्या हुआ कि जो वेपर्स ऊपर गए होंगे वो जमे होंगे। तो ये सब चीज़ें क्या हुआ, आपने खुद से ही इनके आंसर ढूंढे, खुद ही क्वेश्चन बनाया और अपनी ऑब्जर्वेशन से जो भी आपने परखा उस एक्सपेरिमेंट से आपने वो समझा। Step by step, we learn how to use questions as starting points to try to observe carefully, experiment thoughtfully, and explain clearly what we see। धीरे धीरे हम सीखेंगे कि हम कैसे क्वेश्चंस का इस्तेमाल कर सकते हैं स्टार्ट करने के लिए, एंड टू ट्राई टू ऑब्जर्व केयरफुली, कैसे हम ध्यानपूर्वक उसे ऑब्जर्व करेंगे,
एक्सपेरिमेंट करेंगे थॉटफुली, सोच समझ कर, और लोगों को उसको एक्सप्लेन करेंगे क्लियरली कि हम लोगों ने उससे क्या समझा। इस ये करने से ईच ऑफ यू वोंट जस्ट बी लर्नर्स बट ऑल्सो इन्वेस्टिगेटर्स, यंग साइंटिस्ट एक्सप्लोरिंग रियल वर्ल्ड पजल्स। आप इससे, ये सारे प्रोसेस को करने से कि आप कोई भी एक्सपेरिमेंट पर रख रहे हो, इन सब से सिर्फ आप सीखोगे ही नहीं, आप एक खोजकर्ता भी बन जाओगे, आप एक इन्वेस्टिगेटर भी बन जाओगे। इन्वेस्टिगेटर का अर्थात क्या होता है? खोजकर्ता। ठीक है, तो आप एक क्या बन जाओगे? इन्वेस्टिगेटर बन जाओगे, यंग साइंटिस्ट बन जाओगे, जिसमें आप रियल वर्ल्ड पजल्स को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, एज यू टर्न ईच पेज ऑफ दिस बुक वी होप यू नोटिस द इंटरेस्टिंग डिज़ाइन ऑफ आर पेज नंबर्स वंस अगेन। On the left hand pages at the bottom, you find the image of a root, symbolizing the deep, solid foundation of knowledge that keeps us connected to our environment, traditions, and our culture and natural heritage। वो बता रहे हैं कि आप यहाँ पे देख सकते हो, आपका जैसे जैसे आप नेक्स्ट पेज पे जाते जाएंगे, नेक्स्ट पेज पर जाते जाते आपको ये जो आप पेज नंबर यहाँ पे देखेंगे, वो सब वो बता रहे हैं कि कैसे ये सब आपको किससे कनेक्ट रखेगा, आपके एनवायरनमेंट से कनेक्टेड रखेगा, आपके ट्रेडिशन से कनेक्टेड रखेगा, कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज की इमेज आपके मन में बनाए रखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो बताते हैं, ऑन द राइट हैंड ऑफ द पेजेस इन द टॉप कॉर्नर यू विल फाइंड अ काइट सोरिंग इन द स्काई। वो बताते हैं कि कैसे आप इसी पेज के दूसरे हिस्से पे, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे एक काइट बनाई गई है। ठीक है, इस काइट को क्या बता रहे हैं वो, कि हमारी जो क्यूरियोसिटी है, हमारी जो जिज्ञासा है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, आप कितनी भी आपकी जिज्ञासा हो आप उस लिमिट तक सोच सकते हो। यू विल फाइंड अ काइट सोरिंग इन द स्काई रिमाइंडिंग अस दैट क्यूरियोसिटी मस्ट टेक फ्लाइट इफ़ वी आर टू एक्सप्लोर द अननोन। हम लोग क्या करेंगे कि जितनी भी अननोन चीज़ें हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, उन सबको हम लोग लिमिटलेस एक्सप्लोर करते रहेंगे। टुगेदर दीज टू सिम्बल्स, द रूट एंड द काइट, ये जो रूट बना हुआ है और ये जो काइट बनी हुई है, ये दोनों ही सिम्बल्स मिलके क्या कर रहे हैं, हमें बोल रहे हैं कि हम ग्राउंडेड रहें, अपनी धरा से जुड़े रहें, रियल ऑब्जर्वेशन को देखें, वाइल अलाउइंग आर आइडियाज़ टू सोर टूवर्ड्स द न्यू हॉराइजन। हॉराइजन होता है हाइट, एक लिमिट, जैसे मतलब बोलते हैं ना कि स्काई इज़ द लिमिट, आपने एक कोट सुना होगा कि आप जितना चाहे उतना सोच सकते हो, जितना चाहे उतना पढ़ सकते हो, कि सोच की लिमिट है। आप किसी एक चीज़ से स्टार्ट करो और आप सोचते चले जाओ, सोचते चले जाओ, क्या उसकी कोई लिमिट आएगी? क्या वो वहाँ पे वो लिमिट उसकी ख़त्म है, उसके आगे आप नहीं सोच सकते? नहीं आएगी। तो यहाँ पे वही बता रहा है कि आप रूट से सोचना शुरू कर रहे हो और आपके पास पूरा स्काई है, पूरा आसमान है, आप कहीं तक भी सोच सकते हो। Remember, investigation in science work best only when we balance the solid ground of careful observation with freedom of creative thinking। वो बता रहे हैं कि साइंस तभी काम करेगी जब हमारे पास एक सॉलिड ग्राउंड होगा। ठीक है, हम लोग, हमारी जो बेसिक्स हैं वो अगर बिल्कुल क्लियर होंगे तो ही हम आगे की चीज़ों को सोच पाएंगे। यू विल ऑल्सो नोटिस सम पैटर्न इन द लाइन्स एट द बॉटम ऑफ द पेज। देयर आर सम हिडन साइंटिफिक थॉट इन दीज एज वेल, बट डोंट वरी, दे आर मेनली टू मेक द पेज अ लिटल लेस बोरिंग। वो इस किताब की खासियत कैसे बता रहे हैं कि आप अपनी, जैसे जैसे आप बुक पढ़ोगे तो आपको बीच बीच में और भी डिज़ाइंस देखने को मिलेंगे। उनका कोई साइंटिफिक थॉट तो नहीं है, बट उनका एक साइंटिफिक थॉट है, लेकिन वो ऐसे नहीं है कि बस आपको पढ़ना है, आपको याद करने के लिए है, नहीं, वो बस किस लिए बनाए गए हैं कि आपकी बुक ज़्यादा बोरिंग ना हो। लेट अस नाउ टेक अ ब्रीफ लुक एट द वेरियस स्टॉप्स ऑन आवर जर्नी दिस ईयर and see our curiosity supported by strong roots and lifted by soaring ideas might take us। चलिए आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। This year our investigation and adventure will take us on a journey from our tiny microbes। ये देखिए इंपॉर्टेंट, आप चलिए अब साइंस की दुनिया में हम प्रवेश कर रहे हैं, तो हमारा पहला साइंस का जो शब्द आता है, जो हम लोग बहुत आगे तक पढ़ते भी रहेंगे, वो क्या है? माइक्रोब्स। ठीक है, अब ये माइक्रोब्स हमने देख तो लिया, बट ये है क्या? माइक्रोब्स होते हैं वो छोटे छोटे जीव, वो छोटे छोटे, आप इन्हें कह सकते हो वो छोटे छोटे जीवाणु, जिनको हम लोग अपनी ऐसे नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते। अब आप कहोगे मैम नॉर्मल आंखों से कैसे, क्या चश्मा लगा के देखना है? नहीं, उसके लिए हमें बहुत मशीनरीज़ की ज़रूरत पड़ती है, माइक्रोस्कोप से हमें उसे देखना पड़ता है, हम उसे लैब में देख सकते हैं, बट हम अपनी सूनी आंखों से, अपनी नंगी आंखों से हम उन्हें नहीं देख सकते। वो इतने छोटे होते हैं कि वो आपको दिखेंगे भी नहीं। आप लोगों ने सबने टीवी पे वो डेटॉल वाला ऐड देखा होगा, जिसमें एक माइक्रोस्कोप के अंदर बच्चे का हाथ दिखाया जाता है और उसमें दिखाते हैं कि कितने सारे कीटाणु, कितने सारे जर्म्स लगे हुए हैं। बट आप नॉर्मली अपने हाथ को देखो कि आपको दिखेगा कि आपके हाथ पे कौन कौन से छोटे छोटे माइक्रोब्स हैं? नहीं दिखेगा। ठीक है, वी कांट सी टू प्लानट वाइड चैलेंजेस वी कांट इग्नोर।
ठीक है। वी विल स्टार्ट बाय एग्जामिंग समथिंग एज स्मॉल एज अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर। हम लोग अब इस किताब में इन सब चीज़ों में हम क्या पढ़ेंगे, एक छोटी सी बूंद के पानी की बूंद से लेकर एंड अनकवर हिडन वर्ल्ड ऑफ टाइनी ऑर्गेनिज्म अनसीन। अनसीन यानी जो अनदिखे हैं, जो हम लोग देख नहीं पाए, अनदेखे हैं, बट डीपली लिंक्ड टू अस, वो हमसे, हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये सब चीज़ तो हमें इस चीज़ की इम्पोर्टेंस कब समझ आई थी, कोविड का टाइम याद करो, आज से 6 साल पहले। कोविड के टाइम पे हमें बोला जा रहा था कि छोटे छोटे माइक्रोब्स भी, छोटे छोटे जीवाणु कीटाणु भी हमारी नाक से, हमारे मुंह से, इन सब चीज़ों से हमारी बॉडी में प्रवेश कर सकते हैं। पढ़ा था, याद आ रहा है, जिसमें हम लोग कहते थे कि हाथ ढंग से धोने हैं। क्यों धोने को बोलते थे? क्योंकि वो इतने छोटे होते हैं कि वो हमें पता ही नहीं कि वो हमारे आसपास हैं। ठीक है, वो हमसे जुड़े हुए हैं और काफ़ी माइक्रोब्स होते हैं जो इम्पोर्टेंट भी होते हैं। अच्छा, वो वाले माइक्रोब का नाम बताओ जो हम लोग दही जमाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। 7th क्लास में पढ़ा था ना हमने, तो कमेंट्स में बताना मुझे कि वो कौन सा होता है जो दही बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। सम ऑफ दीज आर इनविजिबल हेल्पर्स दैट हेल्प अस डाइजेस्ट आर फूड। ये लो, कुछ ऐसे छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं जो हमारा फूड डाइजेस्ट करने में भी हमारी हेल्प करते हैं। यानी वो कौन से होते हैं? वो गुड बैक्टीरियाज होते हैं, गुड माइक्रोब्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं और हमें हमारा खाना डाइजेस्ट करने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। मेडिसिन आप प्रोड्यूस करते हो उसमें इस्तेमाल होता है। वाइल अदर्स कैन बी हार्मफुल कॉजिंग इन्फेक्शन। बाकी जो होते हैं वो हार्मफुल भी होते हैं और इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। बट वॉट डज आर बॉडी नीड टू स्टे हेल्दी? हाउ डू वी फाइट दीज इन्फेक्शन? हमारी बॉडी को क्या चाहिए असल में कि वो इनसे फाइट कर सके? ठीक है। वी विल फाइंड आउट हाउ न्यूट्रिशियस फूड, एक्सरसाइज एंड मेडिसिन ऑल्सो वैक्सीन्स हेल्प अस टू स्टे हेल्दी एंड फाइट इन्फेक्शंस। ये सब तो हम लोगों ने पढ़ा था कि अपना अगर अगर हम लोग अपनी हेल्थ को, लाइफस्टाइल को अच्छा रखेंगे, अच्छा खाना पीना खाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो हम लोग इन्फेक्शन से लड़ पाएंगे। बट दैट्स जस्ट द बिगनिंग, ये बस शुरुआत है। आज की दुनिया में साइंस डज प्ले अ मेजर रोल इन इम्प्रूविंग आवर लाइव्स। देखो, इम्प्रूविंग का मतलब होता है सुधार करने में, ठीक है, और बिगनिंग का मतलब तो आपको पता है, बिगनिंग का मतलब होता है शुरुआत। ठीक है। तो साइंस के बारे में बताते हैं कि आज की दुनिया में साइंस का जो मेजर रोल है, जो बहुत बड़ा किरदार साइंस हमारे जीवन में निभा रही है, वो क्या है? हमारे जीवन को इम्प्रूव करके, सुधार के। ठीक है। वी यूज़ इलेक्ट्रिक करंट इन मैनी वेज टू हेल्प आवर लाइव्स ईजियर। ये सब तो अब देखा ही है, आप लोगों को याद होगा। अब आज भी काफ़ी होता है जब लाइट चली जाती है तो हम लोग अपने घरों से बाहर निकल के जो हमारी लोकल मार्केट्स होती हैं वहाँ पे प्रेस वाली आंटी के पास जाते हैं, वो हमें प्रेस करके देती है। तो वो किसका इस्तेमाल करती हैं? वो कोयले का इस्तेमाल करती हैं। ठीक है। अब अगर हम लोग, आप खुद सोचो, अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं देते हम लोग, है ना, आपको हम एक आयरन नहीं देते, आयरन क्या? प्रेस। ठीक है। अगर हम आपको इलेक्ट्रिक आयरन नहीं देते तो क्या आप क्या कर रहे होते? आप कोयला जला रहे होते, उसको फिर ठंडा थोड़ा सा करते, फिर उसे प्रेस में डालते, फिर अपने प्रेस करते। तो क्या आपका जीवन आसान होता? सुबह आपको फटाफट निकलना है और आप लगे हुए हो कोयला गर्म करने में, कैसा आपका, क्या ऐसे काम चल पाता? नहीं। तो साइंस ने ये सब चीज़ें इन्वेंट करी, ये हीटर इन्वेंट करा, ये आयरन इन्वेंट करी, इलेक्ट्रिसिटी का इजाद हुआ, तो इस सब से क्या हुआ? हमारी लाइफ में सुधार आया। ठीक है। वी डिपेंड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का अर्थात क्या है? कोई भी चीज़ जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है, आप नोटिस करोगे कि वो हीट हो रही होती है। कैसे? चलो शुरू करते हैं। पहला एग्जांपल, दिवाली की लाइटें। आप घर पे लड़ी लगाते हो, जब वो बहुत देर तक जल रही हैं, या मतलब उन्हें आधा घंटा, 15-20 मिनट भी हुए हैं, तब भी आप उन्हें टच करके देखोगे अगर, तो वो क्या हो रही होती हैं? गर्म हो रही होती हैं। बल्ब होता है, कभी आपने देखा हो कि बल्ब, अगर आपने देखा हो उसे टच करके, जब वो जला है, आपने उतारा है उसे, तो देखोगे आपके वो गर्म होता है। ठीक है। हमारी आयरन है वो गर्म होती है। तो ये क्या होता है? हीटिंग इफेक्ट है किसका? इलेक्ट्रिक करंट का। यानी हम करंट का इस्तेमाल करके क्या जनरेट कर रहे हैं? हीटिंग इफेक्ट ला रहे हैं किसी चीज़ में। ठीक है। वाइल द मैग्नेटिक इफेक्ट हेल्प मोटर रन एंड मशीन्स फंक्शन। वो क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रिक मोटर्स हम लोग देखते हैं, मशीन्स देखती हैं, इन सब में क्या काम कर रहा होता है? मैग्नेटिक इफेक्ट काम कर रहा होता है। अब याद करो, बचपन में जो हम लोग दिवाली पे गन चलाते हैं, है ना, जो वो नकली गन होती है ना, जिसमें हम लोग डालते हैं, वो एक लड़ी आती है पटाखे की छोटी सी, उसको हम डालते हैं, वो रोल को, और उसको हम लोग करते हैं। जब कभी अगर आपकी वो गन टूटी हो, आपने देखा हो ना, तो अंदर उसमें क्या लगा होता है? मैग्नेट लगा होता है। आपके फ़ोन्स हैं, उसके अंदर क्या लगी हुई है? मैग्नेटिक इफेक्ट का यूज़ किया हुआ है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट से हम लोग क्या कर सकते हैं? मोटर्स को रन कर सकते हैं और मशीन को काम पे लगा सकते हैं।
These phenomena depend on fundamental forces. So, after watching electricity do work, we move on to study these forces themselves, starting with those that make object speed up. हम लोग अब इन forces के बारे में पढ़ेंगे, और उन forces में से एक है जो इन चीज़ों को क्या कर देती है, स्पीड अप कर देती है। स्लो डाउन और चेंज डायरेक्शन, वो क्या करती है कि हम फोर्स लगाकर किसी भी चीज़ की डायरेक्शन को रोक भी सकते हैं, किसी भी चीज़ की डायरेक्शन को चेंज भी कर सकते हैं, किसी चीज़ को स्पीड अप भी, उसकी स्पीड भी बढ़ा सकते हैं, और किसी चीज़ को स्लो डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग फोर्सेज हेल्प एक्सप्लेन वाई अ बॉल थ्रोन इन द एयर फॉल्स बैक टू द ग्राउंड। सबको याद आ रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। आपने एक बॉल ली, उसे हवा में उछाला, तो आपने क्या करा, बॉल के ऊपर फोर्स लगाई और उसको ऊपर की तरफ आपने उछाला, लेकिन वो वापस से नीचे आ गई। और वाई अ कार स्टॉप्स व्हेन द ब्रेक्स आर अप्लाइड, और हम लोग देखते हैं कि कैसे एक कार रुक जाती है जब हम उस पर क्या अप्लाई करते हैं, ब्रेक्स अप्लाई करते हैं। तो ये सब चीज़ें किससे हो रही हैं, साइंस से हो रही हैं, और किससे हो रही हैं। ठीक है। दिस ऑल्सो लीड्स अस टू द आइडिया ऑफ प्रेशर। हम लोग इससे और किसके बारे में भी सीखेंगे, प्रेशर के बारे में, कैसे फोर्स जो होती है वो एक ऑब्जेक्ट में डिस्ट्रीब्यूट होती है। द सेम कंसेप्ट ऑफ फोर्स एंड प्रेशर ऑल्सो डिसाइड हाउ एयर मूव्स। यही जो पूरा आपका कॉन्सेप्ट है, सारे टॉपिक है किसका, फोर्स और प्रेशर का, इसी से हम लोग ये भी डिटरमाइन करते हैं, डिसाइड करते हैं कि एयर कैसे मूव करेगी, किस डायरेक्शन में जाएगी। A small direction in pressure can result in the gentle breeze with a stronger pressure difference can lead to a strong wind and sometimes even cyclones. Cyclones क्या होते हैं, जो हमारे बवंडर होते हैं ना, जो समुद्री उसमें आते हैं। ठीक है। तो वो क्या होते हैं, साइक्लोन्स होते हैं। तो हम वो बता रहे हैं कि कैसे प्रेशर से आप एक जेंटल से ब्रीज को, एक ठंडी सी लहर को, शीत लहर को भी एक स्ट्रॉन्ग प्रेशर में लाके बहुत बड़ा बवंडर भी ला सकते हो। ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने यहाँ ये पढ़ा। So, these forces are connected to powerful weather events like storms and cyclones that affect our daily lives, agriculture and even our safety. अब जो बाढ़ आ रही है, कोई भी तूफान आ रहा है, उससे हमारी डेली लाइफ, हमारे एग्रीकल्चर, हमारी सेफ्टी पर भी कितना असर पड़ रहा है, ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। डेली लाइफ कैसे इफ़ेक्ट हो रही है हमारी, अगर बहुत तेज़ तूफान आ रहा है, बहुत आंधी आ रही है, तो क्या आप स्कूल जा पाओगे, नहीं जा पाओगे। आप घर से बाहर निकल पाओगे, नहीं निकल पाओगे। एग्रीकल्चर का तो हमें पता ही है कि बहुत तेज़ अगर बारिश हो जाती है तो कैसे फसल पूरी बेकार हो जाती है। हम तो यहाँ खुश होते हैं कि हाँ ओले पड़ रहे हैं, मौसम ठंडा हो गया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ फसल क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है। ठीक है। और सेफ्टी का तो पता ही है आप लोगों को कि कैसे अगर बाढ़ आ जाएगी, बहुत ज़्यादा तूफान आएगा, तो हम सेफ्टी हमारी बहुत ज़्यादा सफ़र करेगी। To understand how air can exert pressure and why water boils at a certain temperature, we need to zoom into these material and see what kind of particles are they made up of and how they move around. अब बच्चों देखो, अब तक ऊपर जितनी बातें गई वो एक जगह, और जो यहाँ से चीज़ें शुरू हो रही हैं वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो चीज़ आप अब 8th में पढ़ रहे हो ना, मैटर के बारे में, पार्टिकल्स के बारे में, यही चीज़ आप 9th में भी पढ़ोगे। ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से समझना, ध्यान सारा इधर लगा लो अब। ठीक है। वो यहाँ पे बता रहा है कि इन्हीं सब चीज़ों को समझने के लिए कि वाटर जो होता है वो एक ही टेम्परेचर पे बॉईल होना क्यों स्टार्ट करता है। सबको पता है कि वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर क्या है, वाटर बॉईल होना किस टेम्परेचर पे स्टार्ट करता है, ये सब मुझे कमेंट्स में बताना। ठीक है। तो वाटर जो होता है वो एक सर्टेन टेम्परेचर पे बॉईल होना स्टार्ट होता है। तो और ये सब चीज़ें हमें समझने के लिए हमें इनके अंदर थोड़ा सा और घुस के जूम होके देखना पड़ेगा। आपको यहाँ साइड में यहाँ पे 3 चीज़ें दिख रही होंगी। ये आपको एक पत्थर दिख रहा है, ये आपको एक बीकर में पानी दिख रहा है, और ये आपको एक दिख रहा है बलून। अब मुझे ये बताओ कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है। तो चलो हम लोग यहाँ पे समझते हैं। हमारे पास वहाँ पे 3 चीज़ें दी गई थी। एक पत्थर रखा गया था, एक बीकर लेके उसके अंदर क्या भरा गया था, पानी रखा गया था, और तीसरे में हमें देखने को मिला था क्या, एक बलून था जिसके अंदर क्या भरी हुई है, ऑब्वियसली हवा भरी हुई है। ठीक है। उसके अंदर हमारे पास यहाँ पे हवा भरी हुई है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास 3 चीज़ें थी। इस पत्थर के जितने भी पार्टिकल्स हैं, इस पत्थर में जितने भी पार्टिकल्स हैं वो आपस में क्या हैं, बहुत ज़्यादा पास में जुड़े हुए हैं। पानी के पार्टिकल्स थोड़े से दूर दूर हैं आसपास ही अपने, लेकिन वो थोड़े से क्या हैं, दूर दूर हैं। और आप एयर में देखोगे कि वो सारे पार्टिकल्स इधर उधर घूम रहे हैं।
ठीक है। तो ये जो हम लोग डिफरेंस यहाँ पे देख रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहा है? पार्टिकल्स की वजह से। पार्टिकल्स क्या होते हैं? छोटे छोटे कण। ठीक है। पार्टिकल्स क्या करते हैं? इन्हीं सब चीज़ों को बांध के रखते हैं। आप एक पत्थर को देखो, पत्थर कितना टाइट होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर के जो सारे पार्टिकल्स हैं वो आपस में एक साथ बिल्कुल क्लोजली जुड़े हुए हैं। जो हमारा पानी होता है वो फ्लो ही होता है, वो बह सकता है। क्यों? क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं उसके बीच में थोड़ा 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 गैप है। और जो हमारी एयर होती है उसको तो ना तो आप ऐसे हाथ में पकड़ सकते हो कि हाँ मैंने हाथ में एयर पकड़ ली है, तो आप ऐसे नहीं कर पाते हो। क्यों? क्योंकि उसके सारे पार्टिकल्स क्या हैं? बहुत ही दूर दूर पैक्ड है। ठीक है। वो एक पार्टिकल उसका यहाँ है तो दूसरा यहाँ है। इसकी वजह से इनकी जो स्टेट है उसमें फ़र्क आता है। स्टेट में कैसे? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉलिड। इसको हम लोग क्या बोल पाते हैं? लिक्विड। और हमारे एयर को हम लोग तो जो हमारी हवा इसके अंदर भरी हुई है उसको हम क्या कह देते हैं? एयर। तो ये जो तीनों आपके इसके स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, एयर, या फिर आप एयर की जगह हम इसे और क्या भी लिख सकते हैं? गैस। तो ये सब तीनों चीज़ों की वजह से ही हमारे जो ये पार्टिकल्स हैं और इनका जो नेचर है वो हमें क्लियरली दिखता है कि कैसे एक पत्थर जो होता है वो कितना कठोर होता है, वहीं जो वाटर होता है वो कितना इजीली फ्लो हो पाता है, और हमारी जो एयर होती है वो तो एकदम लूजली पैक्ड है, उसके पार्टिकल्स तो बहुत दूर दूर है। तो यहाँ पे हमें वो वही बता रहा है कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलके ही बनी हैं। इन मटीरियल्स दैट आर सॉलिड दीज पार्टिकल्स कैन नॉट मूव मच वाइल इन गैसेस दे कैन मूव अराउंड फ्रीली। वो यहाँ पे वही आपको बता रहे हैं कि कैसे वो सॉलिड में तो पार्टिकल्स बिल्कुल भी आपस में मूव नहीं करते हैं, लेकिन गैस में वो एकदम खुला खुला मूव करते हैं। आपको दिख रहा है यहाँ पे इसके सारे पार्टिकल्स कितना क्लोजली पैक्ड हैं, इसमें थोड़ा थोड़ा गैप और इसमें सारे पार्टिकल्स में बहुत ज़्यादा गैप है। ठीक है। तो यहाँ पे वही हमें बताना चाह रहे हैं। इसको हटा देते हैं। ठीक है। क्लासीफाइंग थिंग्स अराउंड अस एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ साइंस। वी कैन ऑल्सो क्लासीफाई मटीरियल अराउंड अस इंटू एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर्स। ठीक है। तो हम यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स हम लोग अब देख रहे हैं, इन तीनों को ध्यान से आप समझिएगा। पहला है हमारे पास एलिमेंट्स, दूसरा है कंपाउंड और तीसरा है मिक्सचर। ठीक है। एलिमेंट क्या होता है? बिल्कुल प्योर सब्सटेंस। ठीक है। जो जस्ट स्टार्टिंग स्टेज है। ठीक है। कंपाउंड क्या होते हैं? जब आप उसमें क्या कर रहे हो? टू और मोर एलिमेंट्स बॉन्डेड टुगेदर। जब आप दो एलिमेंट्स को जोड़ देते हो तो वो क्या बन जाते हैं? कंपाउंड बन जाते हैं। और मिक्सचर क्या होता है? कॉम्बिनेशन दैट कैन बी सेपरेटेड फिजिकली। अब इसको आप समझो। जैसे ORS बनाया मैंने, तो मेरा जो नमक है वो एक नमक है वो एक एलिमेंट है, चीनी है वो एक एलिमेंट है। ये बिल्कुल प्योर सब्सटेंस है, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल दोनों अलग अलग है, नमक और चीनी। अब मैंने क्या किया? इन दोनों एलिमेंट्स को मिला दिया पानी में, तो ये क्या बन गए? मेरे पास कंपाउंड बन गए। क्यों? क्योंकि मैंने दो एलिमेंट्स को, दो अलग अलग एलिमेंट्स को क्या कर दिया? साथ में मिला दिया। ऐसे ही मैं तीन एलिमेंट्स भी ले सकती हूँ। मैंने क्या क्या लिया? नमक लिया, चीनी लिया, और मैंने ले लिया फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या लें, मैंने ले ली लाल मिर्च। ठीक है। तो ये तीन मेरे पास क्या हैं? एलिमेंट्स हैं, और इन तीनों को मैं अगर मिला देती हूँ तो क्या बन जाएंगे? कंपाउंड। और हमारा जो मिक्सचर है, जो सबसे अलग व्यक्ति है, मिक्सचर क्या होता है? कॉम्बिनेशन दैट कैन बी सेपरेटेड फिजिकली। ऐसा कॉम्बिनेशन जिसको आप फिजिकली सेपरेट कर सकते हो, यानी आप उसे देख कर हटा सकते हो, छाट कर उन दो चीज़ों को, तीन चीज़ों को अलग अलग कर सकते हो। वंस वी नो हाउ पार्टिकल्स कंबाइन और मिक्स, वी कैन देन अंडरस्टैंड सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, हाउ शुगर डिजॉल्व्स इन टी टू मेक इट स्वीट। कैसे जो चीनी है वो पानी के अंदर पूरी तरीके से डिज़ोल्व हो जाती है और वो उसको क्या बना देती है? मीठा बना देती है। फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ पार्टिकल्स एंड मिक्सचर वी मूव इनटू द वर्ल्ड ऑफ लाइट। अब मिक्सचर और पार्टिकल्स के बारे में पढ़ने के बाद हम किसके वर्ल्ड में प्रवेश करेंगे? लाइट के वर्ल्ड में। We will study how light rays reflect off flat and curved mirrors and bend when passing through lenses and help us understand the working of many objects around us. हमारे आसपास के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को लेकर हमें बताता है, उसके बारे में हमें समझ होती है कि कैसे हम किसी चीज़ में लाइट पास करेंगे तो वो कैसे दिखेगी। बहुत सारी चीज़ें अब आप आगे इस चैप्टर में पढ़ोगे। ठीक है। द बेंडिंग ऑफ लाइट एक्सप्लेन्स व्हाट हैपन्स व्हेन वी सी एन इमेज इन अ शाइनी मेटल स्पून। हाउ करेक्टिव ग्लासेस हेल्प अस मैनी सी क्लियरली। करेक्टिव ग्लासेस क्या होता है बच्चों? यहाँ पे देखो, करेक्टिव ग्लासेस का मतलब होता है जो आप चश्मा पहनते हो
उस चश्मे के अंदर जो फ्रेम लगा हुआ है, जो आपके लेंस लगे हुए हैं, उनको हम क्या कहते हैं? करेक्टिव ग्लासेस कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपकी नज़रों को क्या कर रही है? ठीक कर रही है ना। आप कोई चीज़ नहीं देख पा रहे हो, आप चश्मा लगा के उसे देख पा रहे हो, तो क्या हो गया? करेक्टिव हो गया, आपने सही कर ली नज़र को। ठीक है। इट इज़ नॉट जस्ट अ पॉलिश्ड मिरर दैट रिफ्लेक्ट, रफ सरफेसेस रिफ्लेक्ट लाइट एज वेल। वो बता रहा है कि सिर्फ जो कोई चीज़ पॉलिश्ड होगी ऐसा नहीं है सिर्फ उसी से लाइट रिफ्लेक्ट होगी, कोई अगर रफ सरफेस है तो वो भी लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। एंड सो डज द मून। और सेम ऐसे ही बता रहा है कि कैसे मून भी हमारा क्या करता है? लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। डिपेंडिंग ऑन द रिफ्लेक्टिव पोजिशंस ऑफ द अर्थ, मून एंड सन, a slightly different part of moon is illuminated each night, giving rise to the beautiful phases of moon now that we see in the sky. हम सब लोग पढ़ते हैं पूर्णिमा, अमावस्या, इन सब के बारे में हम लोग सुनते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं? मून के ही फेजेस होते हैं कि वो कैसे अपने अपने फेजेस को अपनी अपनी रिफ्लेक्शन के उससे ही, मतलब मून, सन और अर्थ की जो पोजीशन थोड़ी 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 चेंज होती है, उन्हीं चेंजेस से हमें क्या देखने को मिलते हैं? मून के इतने सारे फेसेस और फेजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे। Watching the periodic cycles of the moon phases allowed humans to come up with first calendar by combining various observations of sunrises, sunset and lunar cycles. Various calendars came into being. अब आपने देखा होगा जो अपने आप घर पे कैलेंडर देखना, उसमें लिखा होता है अमावस्या है, पूर्णिमा है, एकादशी है। ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं? ये सब इन्हीं मून के फेजेस को देखकर ही डिसाइड करी गई। ठीक है। Isn't it fascinating that calendars which determine our routines on Earth are linked to the motions of objects far beyond our planet? वो बता रहे हैं कि एक बहुत ही विचित्र चीज़ नहीं है कि वो कैलेंडर जिनको हम रोज़ देखते हैं कि अरे आज हमारी डेट है, आज ये डेट है तो हमारा ये वाला एग्ज़ाम है, आज तो हमारा बर्थडे है, ये सब है। ये सब चीज़ें डिटरमाइन, ये जो डेट है, ये कैलेंडर है, ये किन सब के उस पर आधारित है? जो चीज़ें हमसे बहुत दूर है, हमारे प्लैनेट अर्थ से बहुत दूर है, अर्थ, हमारी जो सन है, मून है, उनके हिसाब से ये सब डिसाइडेड है। बट इट्स जस्ट नॉट द कैलेंडर ऑफ मूवमेंट ऑफ द सन दे आर दैट आर लिंक्ड राइट हेयर ऑन आवर अर्थ। देयर आर मार्वलस एंड कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरमेंट। मार्वलस हो गया बहुत ही अद्भुत और बहुत ही विचित्र, या बहुत ही आप कह सकते हो बहुत ही मतलब अलग तरीके का एक रिलेशनशिप है किस किस के बीच में? लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनके एनवायरनमेंट के बीच में। एवरी लिविंग बीइंग फ्रॉम द टाइनीएस्ट इंसेक्ट, टाइनीएस्ट का अर्थात क्या है? टाइनीएस्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है, टाइनीएस्ट का मतलब होता है बहुत ही छोटा। टाइनीएस्ट इंसेक्ट टू लार्ज वेल, एक छोटे से मतलब एक छोटे से जीव जंतु से लेकर एक बहुत बड़ी वेल तक। फ्रॉम ब्लेड्स ऑफ ग्रासेस टू टॉल ट्रीज, छोटी छोटी ग्रासेस से लेकर ट्रीज तक। Depends on the response to air, water and sunlight and other organism around them, forming the ecosystem that support our life on our planet. वो बता रहे हैं कि एक छोटे से जीव जंतु से लेकर एक विशालकाय जीव तक, एक विशालकाय पेड़ तक, सब किस पर डिपेंडेंट हैं? आसपास के एनवायरनमेंट पर, एयर पर, वाटर पर, सनलाइट पर और उनके आसपास के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो इस धरती को जीवन के योग्य बना रहे हैं। In the final chapter of this book, we can put it all together and try to understand that makes Earth just right for life and to recognize the urgent challenges that our planet now facing. तो बता रहे हैं कि इस किताब के अंत के चैप्टर्स तक आते आते हम लोग जानेंगे कि कैसे ये सब पृथ्वी को आप कैसे बिल्कुल सही बना सकते हो रहने के लिए, और अभी पृथ्वी किन किन चुनौतियों से जूझ रही है उनके बारे में भी हम आखिर तक पढ़ेंगे। Most importantly, the earth lies at perfect distance from the sun where water remains liquid and it has an atmosphere that provides the oxygen. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, इंटरेस्टिंग चीज़, कि अर्थ जो है वो एक बिल्कुल ही परफेक्ट डिस्टेंस पर है। किससे? सन से। जहाँ पर वाटर क्या रहता है? लिक्विड फॉर्म में रहता है। हमारा एटमॉस्फेयर है, वहाँ पे हमें क्या मिल रही है? गैसियस फॉर्म में ऑक्सीजन मिल रही है, हम उसे सांस लेते हैं, वाइल शील्डिंग अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज। सन के पास आप लोगों ने पढ़ा होगा हमारी अर्थ के ऊपर कौन सा, हमारी जो सन से यूवी रेज आती हैं, कौन सी रेज आ रही हैं? यूवी रेज जो आ रही हैं, उनसे हमें कौन बचाता है? ये यूवी रेज आती हैं, हम लोग यहाँ पे हैं, तो हमारे ऊपर यहाँ पे यह है एक एटमॉस्फेयर, और उस एटमॉस्फेयर में एक लेयर है हमारी। वो जो लेयर है उस लेयर का नाम क्या था हमारा? ओजोन लेयर। ठीक है, तो ये ओजोन लेयर हमें किन रेज से बचाती है? यूवी रेज से। यूवी रेज क्या होती हैं? अल्ट्रा वायलेट रेज। ठीक है, तो इन सब के बारे में भी हम लोग धीरे धीरे करके आगे पढ़ेंगे। बट
बट ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन प्लैनेट कैन कॉज स्मॉल चेंजेस इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ डिस्टरप्टिंग क्लाइमेट चेंजेस। डिसरप्टिंग का मतलब होता है डिस्टर्ब करना, रोकना, बाधा डालना, लिख लेना इसको, ठीक है। डिसरप्टिंग क्लाइमेट पैटर्न्स विद डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेज। कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब होता है कुछ भी ऐसे मतलब जैसे आपने कुछ भी काम करा और उसका जो आपको परिणाम मिलता है, उसकी जो आपको रिजल्ट मिलता है, तो क्या होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, ठीक है। तो हमारी जो अर्थ है उस पर हम लोग कुछ ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज़ करते हैं जिसकी वजह से पैटर्न चेंज होता है क्लाइमेट का, और हमें क्या करने पड़ते हैं, हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेज झेलने पड़ते हैं। एट द हार्ट ऑफ बोथ द प्रॉब्लम एंड एनी पॉसिबल सॉल्यूशन इज़ अस। हम ही प्रॉब्लम है और हम ही उसका सॉल्यूशन है। हम ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और उसका सॉल्यूशन भी हमसे ही निकलेगा। हम कूड़ा फैलाते हैं, सब गंदगी हो रही है, तो या क्या कोई और साफ़ करने आएगा? नहीं, उसका सॉल्यूशन भी हम ही हैं, हम ही उसको ठीक कर सकते हैं। हम ही लोग हैं जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं अर्थ के क्लाइमेट को। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभावित, ठीक है। बट वी आर ऑल्सो द वंस who can and must use science to understand these changes and guide our actions। और इन्हीं सब चीज़ों से हम ही हैं जो खुद को निकाल सकते हैं। साइंस का इस्तेमाल करके हम इन एक्शंस को से बच सकते हैं जो भी हार्मफुल चीज़ें होंगी। The same scientific principle that have guided our journey through the middle stages are observing, measuring, experimenting will be the key in helping protect the delicate balance on life which depends। Delicate का मतलब होता है बहुत ही जो नाजुक हो, बहुत ही छुई मुई सा, ठीक है। तो बता रहा है कि हम इन सब चीज़ों से कैसे जीत सकते हैं। ऑब्जर्व करो पहले, मेजरिंग करो, मतलब मेजरिंग ये नहीं कि इंची टेप से मेजर करना। मेजरिंग का अर्थात में यहाँ पे कह रहा है कि उसको मापो, क्या आपने क्या कोई चीज़ कितनी थी और आपने उसे कितना ख़राब कर दिया, उसको ठीक कैसे करेंगे, ठीक है। और एक्सपेरिमेंटिंग, द चैलेंजेस अहेड वोंट बी ईजी। आगे आगे जाके चैलेंजेस आसान नहीं होंगे। वी होप सम ऑफ यू विल ट्राई टू सॉल्व दिस डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स विद क्यूरियोसिटी एज योर गाइड, ठीक है। आप इसी उत्सुकता के साथ, इसी आप अपने तेज से उस सब चीज़ों को, प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी निकालोगे। टू हेल्प यू थिंक लाइक अ साइंटिस्ट, लेट अस गेट बैक टू द क्वेश्चन वी आस्क्ड ऑन द फर्स्ट पेज। अब वो हमें समझाएंगे यहाँ पे कि कैसे पूड़ी की जो एक साइड है वो हल्की होती है और नीचे वाला उसका पोर्शन भारी होता है। फर्स्टली रिमेंबर दैट साइंस इज़ एवरीवेयर। वो बताते हैं कि आप सबसे पहले तो ये याद रखो कि साइंस कहाँ पर है, हर जगह है। यू डोंट नीड एनी फैंसी लेबोरेटरी टू डू सिंपल एक्सपेरिमेंट। आपको सिंपल एक्सपेरिमेंट करने के लिए कोई फैंसी लेबोरेटरी की ज़रूरत नहीं है। आपकी किचन घर पे जो है इज़ अ वंडरफुल प्लेस टू ऑब्जर्व एंड आस्क क्वेश्चंस। All of you is need to start with curiosity, careful observation and asking what happens if। बस जो भी आप कर रहे हो सवाल पूछो कि ऐसा हो क्यों रहा है, ठीक है। जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि हमने पानी उबलने रखा, उसके ऊपर प्लेट रख दी, वहाँ पे पानी आ गया, तो ये सब चीज़ें कैसे हो रही हैं, ये सब क्वेश्चन से ही तो हो रही हैं। आपने क्यों पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। हैव यू नोटिस्ड हाउ अ पूड़ी और अ भटूरा पफ्स व्हेन अ प्लेस्ड इन अ हॉट ऑयल, और हाउ अ फुल्का स्वेल्स व्हेन पुट डायरेक्टली ऑन द फ्लेम। वो बता रहे हैं कि कैसे एक रोटी जो होती है वो भी जब आप जैसे ही फ्लेम पे डालते हो वो भी एकदम से फूल जाती है। वाई डज इट पफ लाइक अ बलून, वो एक गुब्बारे की तरह क्यों फूल जाती है। एंड वाई इज़ वन साइड इज़ थिनर दैन दी अदर, और उसकी एक साइड पतली है दूसरी से, ऐसा क्यों। ऐसे सारे क्वेश्चंस ही आपको क्या बनाएंगे, साइंटिस्ट बनाएंगे। लेट अस सी हाउ कैन वी इन्वेस्टिगेट दिस सिंपल एवरीडे फिनोमिनन इन द साइंटिस्ट वुड, ठीक है। हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि एक साइंटिस्ट इन सब चीज़ों, फिनोमिनन्स को, इन सारी चीज़ों को कैसे ऑब्जर्व करके कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे। फर्स्टली वी विल ट्राई टू आस्क अ साइंटिफिक क्वेश्चन। हम लोग क्या करेंगे, सवाल करेंगे। व्हाट आर डिफरेंट थिंग्स दैट मेक चेंज अवे अ पूरी पफ अप व्हेन फ्राइड। वो पहला क्वेश्चन यही पूछते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है, क्या चेंजेस हो रहे हैं जिसकी वजह से पूरी फूल जा रही है। टू आंसर दिस वी मे वॉन्ट टू डू सम सिंपल एक्सपेरिमेंट। हम एक सिंपल एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसके लिए हमें क्या चाहिए। For that we try and find out two main things that all can be changed or controlled when we do the experiment, and what all can we observe to see if these changes made any difference। यहाँ पे वो क्या बता रहे हैं, वो पहले बताते हैं कि what all we can do, we can change और control when we do the experiment। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम लोग हमारे कंट्रोल में हैं, जो हम चेंज कर सकते हैं जब हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। दूसरी चीज़ what all we observe
टू सी इफ़ द चेंजेस मेड एनी डिफरेंस, और आप ऑब्जर्व करके उसमें क्या डिफरेंस नोट कर पा रहे हो। आपने ऑब्जर्व करा और देखा कि पहले तो रोटी एकदम फ्लैट है जब आपने बेली है, आपने उसे फ्लेम पे रखा तो एकदम से फूल गई, तो आपने क्या किया, ऑब्जर्व किया और डिफरेंस कर दिया। In this case, we can perhaps think of the changing in the thickness and the size of the rolled dough. डो का मतलब देख लीजिए, डो का मतलब होता है जो आप आटा गूंदते हो उसे हम क्या कहते हैं, डो। We could also try to use different types of atta, maida, etc. While frying the puri, we can also change the temperature of the hot oil or try to drop the rolled dough into the oil in different ways, like dropping it vertically, slide it in angle, slide it slowly. वो बता रहे हैं कि आप डिफरेंट तरीक़ों से भी इस एक्सपेरिमेंट को करके देखना कि अच्छा आपने कोई डिफरेंट तरीके का आटा यूज़ किया तब भी क्या पूड़ी फूल रही है। आपने पूड़ी को जो कढ़ाई में जब आपने डाला तो आपने उसे डिफरेंट तरीके से डाला, आपने एकदम से छोड़ दिया या फिर आपने साइड से उसे स्लाइड किया, ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों से देखना और देखना कि क्या उसमें कोई चेंजेस हैं। ये सब चीज़ें क्या हैं जो आपके कंट्रोल में है। However, to make senses of the changes, we also need to think of what we observe or measure. Some of these may have just a yes no answer. In some cases, there might be a number we can measure. कुछ चीज़ों में इन सब एक्सपेरिमेंट को करते समय आप कुछ में कुछ चेंजेस नोटिस कर पाओगे। Maybe we can start checking whether puri puffs up yes or no. We can measure the time it takes to puri puff up in seconds. वो बता रहे हैं कि हम इनसे क्या देख सकते हैं कि एक पूरी को पफ होने में समय कितना लग रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने मैदा की पूरी बनाई तो वो जल्दी फूल गई, आपने आटा की पूरी बनाई तो वो थोड़ा लेट से फूली। तो ये सारे ऑब्जर्वेशंस आपको देखने को मिलेंगे। We can check whether a very thick layer of dough still gives a thin side to the पूरी। दूसरी चीज़ आप क्या ऑब्जर्व कर सकते हो, पहले तो आपने ये देखा कि वो फूल रही है या नहीं। दूसरी चीज़ आप क्या देख सकते हो कि वो असल में एक तरफ से क्या थिक रहती है और दूसरी तरफ से वही पतले वाला रहता है सभी आटों में। Further, while doing such experiment, it is better to change only one thing at a time while keeping the other conditions same. ये एक्सपेरिमेंट करते टाइम बाकी सब चीज़ों को सेम रखना, बस एक ही चीज़ को चेंज करना। ठीक है, for example, if we wanted to see the effect of boiling hot and not very hot oil, we would use circles of dough of the same thickness and drop them in the same way. वो बता रहे हैं कि अगर आपको पूरी की थिकनेस और ऑयल के ऊपर बेस के उस पर जज करना है तो आप क्या करो, उसकी थिकनेस वगैरह को तो सेम रखो और जो आपका ऑयल का टेम्परेचर है उसे चेंज कर लो। इट इज़ ऑल्सो अ गुड आइडिया टू कीप नोट्स ऑफ एवरी थिंग दैट यू सी एंड सेंस व्हेन डूइंग एन एक्सपेरिमेंट। अब वो बता रहे हैं कि पहला प्लॉट आपने क्या करा कि आपने पहले तो तेल को बहुत कम रखा और फिर पूरी डाल के देखी क्या पूरी फूल रही है। चलो एक एक्सपेरिमेंट हो गया, इसकी ऑब्जर्वेशन कर ली, आपने अपनी नोटबुक में लिखा कि ऑयल अभी किस टेम्परेचर पे है, इस टेम्परेचर पर, और पूरी फूली हाँ या ना, नहीं फूली, हो गया। नेक्स्ट आपने टेम्परेचर बढ़ाया, फिर आपने पूरी को डाला, उसके बाद देखा पूरी फूली तो आपने लिखा कि हाँ थोड़ी सी फूली। फिर आपने वेरी हॉट ऑयल लिया और बहुत हॉट ऑयल में जैसे आपने पूरी डाली वो फटाफट फूल गई। तो ये आपकी क्या थी, तीनों टाइम की ऑब्जर्वेशन थी। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो अ गुड आइडिया टू कीप नोट्स। डिड द ऑयल स्प्लेटर, स्मेल और स्मोक। अब इनके मतलब देख लीजिए, स्प्लैटर का मतलब हो गया बिखरना, मतलब उसका क्या वो हर जगह फैल गया, छितर गया। स्मेल आई उसमें से कोई, या फिर उसमें से कोई स्मोक आया, धुआं निकला। एंड आफ्टर डूइंग वन राउंड ऑफ एक्सपेरिमेंट यू मे थिंक ऑफ मोर क्वेश्चंस। जैसे ही आप एक राउंड करोगे एक्सपेरिमेंट का, आपके मन में और भी क्वेश्चंस जागेंगे। डू पूरी पफ बेटर व्हेन मेड फ्रेश और फ्रॉम स्टोर्ड डो। अब एक दूसरा क्वेश्चन आपके मन में क्या जागेगा कि पूरी कौन से वाले आटे से बेटर बन रही है, उस आटे से जो मैंने जस्ट गूंदा है, या फिर उस आटे से जिसको मैंने क्या करा है, फ्राई करने से पहले, मतलब क्या बोलते हैं उसे, आपने थोड़ी देर उसको रेस्ट पे छोड़ा है उससे, या फिर जो आपने फटाफट ही जल्दी से फ्रेशली आपने आटा गूंदा और तुरंत ही पूरी बना दी। तो एक ऑब्जर्वेशन आप इस बेसिस पे भी कर सकते हो। दिस इज़ हाउ ऑल साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट फ्रॉम सिंपल टू द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड आर डन। सिंपल से स्टार्ट किया था और धीरे धीरे जाके आगे चीज़ें कितनी कॉम्प्लिकेट होती चली गई, कितनी विचित्र, कितनी डिफ़िकल्ट होती चली गई। This is the idea of systematic investigation. And just so you know, even this simple everyday observation of a puri swelling is not really understood by scientists today. अब वो बता रहे हैं कि कैसे आज तक भी कि पूरी जो है वो कैसे फूल रही है, उसका एक साइड इतना हैवी क्यों है और उसका जो ऊपर का क्या बोलते हैं, ऊपर का जो सरफेस है वो पतला क्यों है, ये कोई भी साइंटिस्ट क्लियरली जान नहीं पाया है।
सो वेदर इट्स द स्वेलिंग ऑफ अ पूरी और श्रिंकिंग ब्राइट पार्ट ऑफ मून आफ्टर पूर्णिमा। वो बता रहे हैं कि एक पूरी का फूलना और वहीं दूसरी तरफ मून का श्रिंक हो जाना। श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ जाना, और इधर स्वेलिंग का मतलब क्या होता है, फूल जाना। अब जो श्रिंक वर्ड यूज़ किया जा रहा है किसके लिए, मून के लिए। ऐसा नहीं है कि मून सिकुड़ के बहुत पतला हो जाएगा। श्रिंक का मतलब है यहाँ पे कि उसका फेज, उसका जो मून का पूरा सर्कल है उसमें से मान लो ये वाला पोर्शन आपको दिखना बंद हो गया, तो वो क्या हो गया, इधर से क्या हो गया, थोड़ा सा श्रिंक हो गया है। और वो बता रहे हैं कि कैसे पूर्णिमा के बाद जो पूरा क्या बोलते हैं, श्रिंक हो जाता है, हमारा जो मून है वो श्रिंक हो जाता है, ये सब चीज़ें क्यों हुई हैं। लेट यू केयरफुल ऑब्जर्व ऑब्जर्वेशन गाइड यू अलॉन्ग द एक्सप्लोरेशन इनटू द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस। साइंस के वर्ल्ड में यही सारी इन्वेस्टिगेशंस हैं जिनको आपको एक्सप्लोर करना है, जानना है कि इनके पीछे का रीज़न क्या है। ये सब आप लोग देखना। जो जो क्वेश्चंस मैंने पूछे उनके जवाब ज़रूर बताना। डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो भी थे हमारे उनको नोटबुक में लिख लेना। और अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में।